माजरा के साथ कुछ हमारे सॉफ्टवेयर हाउसेस अभी भी रिजिड हैं इस चीज़ों के ऊपर कि जी हमने फीमेल्स नहीं रखती, मेल्स रखने हैं, फिर वो ग्रो नहीं कर सकते। कह रहे ये सुनिए ज़रा आप, ये क्या हो रहा है? स्क्रीन पे नज़र आ रहा है कि कुछ एम्प्लॉइज वो इदारे के बारे में बुरी बातें कर रहे हैं, सीईओ के बारे में कुछ बोल रहे हैं। आपको पता है अक्सर कूलर टॉक्स हो जाती हैं। हसन भाई, इन सब को फारिग करें। बेसिकली ये कॉन्टेक्स्ट वाला प्रॉब्लम पता क्यों है? द रीज़न फॉर दैट इज़ कि हमारा जो जुडिशियल सिस्टम है, हमारी जो पुलिसिंग है, दैट इज़ डिस्ट्रॉयड। सो ये किसी को अच्छा लगता है, बुरा लगता है, बाहर वीगो डाला भेजना। हमारी पहले भी हरकतें ऐसी हैं कि वीगो डाला आ जाए, बट दिस इज़ रियलिटी। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ अली, आई एम द सीईओ ऑफ अल बुराक टेक्नोलॉजीज़। सो फॉर हम आपके पास लेके आए हैं ऐसे लोग हु वर फाउंडर्स, को फाउंडर्स, और जिन्होंने कहीं ना कहीं अपना बिजनेस किया। बट टुडे वी हैव अ डिफरेंट काइंड ऑफ गेस्ट। इनसे हम जान सकते हैं अबाउट एम्प्लॉय साइड, एम्प्लॉयर साइड, बिकॉज ही इज़ बीन इन्वॉल्व इन एचआर। और एचआर के अंदर एचआर को दोनों साइड की स्टोरी पता होती है। सीईओज़ की साइड भी पता होती है, को फाउंडर्स की साइड भी पता होती है, और एम्प्लॉयज़ की साइड भी पता होती है। सो इनसे हम बात करेंगे रिगार्डिंग डिफरेंट थिंग्स। हाउ आर यू हसन? अल्हम्दुलिल्लाह, परफेक्टली फाइन। आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा हसन, थोड़ा सा अपने बारे में आप बता दें, एंड देन टॉक अबाउट योर जर्नी एज वेल। फिर उसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं और पूछते हैं आपसे डिफरेंट मज़े की स्टोरीज़। ज़रूर। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि बिक़द्रि हुस्निहि व जमालिहि व नूरिहि व कमालिहि। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक्स टू अल बुराक टेक्नोलॉजीज़। इट्स एन ऑनर फॉर मी अली कि आपने आज बुलाया और बड़ा अच्छा लग रहा है। आई एम सुपर एक्साइटेड कि आज हम एक सेशन रख रहे हैं। और मेरा जर्नी, आई हैव ऑलमोस्ट 20 years वर्किंग एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ एचआर। बड़े बड़े इदारों में काम किया, कॉर्पोरेट में, और कुछ सालों से आईटी में आ गया हूँ। और समझता हूँ कि ये जन्नत है, जहाँ आना था वहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने जो है वो सही तरीके से जो है वो पहुँचा दिया। और आई एम अ फाउंडर ऑफ टेक टाइटन्स पाकिस्तान। टेक टाइटन्स जो है वो हम एक टेक का एचआर फोरम है वो रन कर रहे हैं लाहौर में, कराची में, इस्लामाबाद में, पूरे पाकिस्तान में। जो टेक की एचआर की कम्युनिटी है वो हम लोगों ने इकट्ठी की है, और इस तरह से हम हर मंथ में जो है डिफरेंट मीटअप्स रखते हैं। लोग आते हैं और जो एचआर्स के लोग हैं, फिर हम उनको नॉन टेक के जो गेस्ट स्पीकर्स हैं उनके साथ हम कनेक्ट करवाते हैं। अली, हमारे जो टॉपिक्स होते हैं वो बड़े यूनिक होते हैं। हम थीम्स पे चलते हैं। जिस तरह मैं अगर बात करूं तो कुछ हम लोगों ने लास्ट सेशंस जो हैं वो किए, जैसे ओपन सैलरी सिस्टम। पाकिस्तान में किसी को नहीं पता था ओपन सैलरी सिस्टम क्या है, तो हमने इनिशिएटिव लिया, हमने वो सेशंस जो हैं वो अरेंज कराए। रिवर्स मेंटोरिंग पे हम गए, फिर इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन, ग्लोबल रिसेशन के ऊपर हमने बात की। इस तरह से मून लाइटिंग के ऊपर हमने बात की। तो डिफरेंट टॉपिक्स पे हमने डिस्कशन की। तो ये अल्लाह का बड़ा करम और एहसान है। आई एम ऑल्सो वर्किंग एज ए एचआर कंसल्टेंट फॉर आईटी स्टार्टअप कंपनीज, उनके साथ काम कर रहा हूँ। और बड़ी चीज़ें हैं जो आपको आज जो मैं बताऊँगा भी, और जिसमें हमारे जो फॉलोअर्स हैं अल बुराक टेक्नोलॉजीज़ के, उनको आज मुझे लगता है ये है कि बड़ा मज़ा आने वाला है और इंटरेस्टिंग किस्म की ये पॉडकास्ट होगी, क्योंकि ये बहुत सारे सिनेरियोस मैं आपसे डिस्कस करूँगा एम्प्लॉयर के पॉइंट ऑफ व्यू से, एम्प्लॉयज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्योंकि हम जहाँ भी जाते हैं एक ही चीज़ आती है, वो है वर्क एथिक्स। कि यार वर्क एथिक्स जो है ना, वो चीज़ें जो है ना वो इम्प्रूव होने वाली हैं। तो लेट्स सी दैट, देखते हैं। वर्क एथिक्स मेरा भी फेवरेट टॉपिक है, बिकॉज मैं भी इसके ऊपर जो है ना घंटा डेढ़ घंटा तो बोल सकता हूँ पर आज मैं आपको ज़्यादा मौका दूंगा। अच्छा, आपने कहा आईटी के अंदर आप आ गए और आईटी जन्नत है, ये पैसों के हवाले से बात कर रहे हैं या ओवरऑल बात कर रहे हैं? यार देखिए, मैं जब बात करूँ ना वर्क एथिक्स को ही लेके, बाकी सारी चीज़ें जिस तरह से हम सिस्टम्स की बात करें, मैंने जब काम किया तो काफ़ी चीज़ें जो थी ना, वो जब कॉर्पोरेट में था तो कॉर्पोरेट में आपको बहुत ज़्यादा ना सिस्टम्स के मुताबिक चीज़ें, बाकी सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। आईटी में फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स, मतलब मैं जब किसी और इदारे में था, मिसाल दे दो सर्विस शूज़ पे, तो लेट आने का तो तसव्वुर ही नहीं था ना, और आप सोच ही नहीं सकते थे कि आप लेट आएंगे। और दूसरा, क्योंकि वहाँ पर और बहुत सारी चीज़ें थी जो कॉर्पोरेट में जितने हमारे एचआर्स के लोग काम करते हैं उनको आइडिया है कि वहाँ पे आपको रूल्स एंड रेगुलेशन और बाकी सारी चीज़ें करनी होती हैं। वो वर्क फ्रॉम होम आईटी में आप कर सकते हैं, वहाँ पर वर्क फ्रॉम होम सवाल ही पैदा नहीं होता कि आप ये करने। और यस, पैसा आई थिंक दैट द वन ऑफ द फैक्टर, लेकिन यह है कि और बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर इसके अंदर इन्वॉल्व है। लेकिन आईटी में मैं ये समझता हूँ कि लर्निंग
आपकी ज़्यादा होती है, क्योंकि आप टेक्नोलॉजी के बहुत करीब होते हैं, तो आप सीखते हैं। कॉर्पोरेट में मैं आपसे भी अंदर जिक्र भी कर रहा था कि मेरी कॉन्टीन्यूस इम्प्रूवमेंट का राज यही है कि मैं लोगों से सीखता बहुत हूँ। तो मेरा ख्याल ये है कि कॉर्पोरेट में मैंने इतना नहीं सीखा जितना मैंने टेक्नोलॉजी में आके अपने जूनियर से सीखा। रिवर्स मेंटोरिंग पे मैंने ज़्यादा फोकस किया। सीनियर जूनियर से जितना आपको सिखाते हैं, तो ये तो एक मुझे लगता है कि एक मेजर फैक्टर जो आईटी में आने का वो यही था कि लर्निंग, यार मैं और बेहतरीन तरीके से टेक्नोलॉजी जो है वो सीखूं। आपने कॉर्पोरेट की बात की, कॉर्पोरेट के अंदर आप बहुत सिस्टमेटिक चल रहे होते हैं, प्रोसेसेस वगैरह आपने सारे बनाए होते हैं, राइट। आईटी के अंदर आप खुद सिस्टम बनाते हैं, खुद आपको उसको ब्रेक भी करना पड़ता है, जस्ट बिकॉज आपको जो है ना किसी रिसोर्स को रोकना है। दैट इज़ जस्ट एन एग्जांपल, राइट। और ऐसे बेतहाशा सर्कमस्टांसेस आते हैं जहाँ पे आईटी के अंदर बिकॉज स्विचिंग बहुत ज़्यादा, सो आपको रिटेंशन के लिए अपने बनाए हुए पॉलिसीज़, अपनी बनाए हुए रूल्स जो हैं उनको तोड़ना पड़ता है। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? देखिए अली, बहुत ही ज़बरदस्त आपका सवाल है। देखिए आजकल जो हमारा ग्लोबल एरा में हम बात करते हैं, तो द वन थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट इज़ रिटेंशन इज़ द न्यू रिक्रूटमेंट। आईटी में रिटेंशन जो है ना वो एम्प्लॉयज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन ये कई दफ़ा पे जाके आपको फ्लेक्सिबल होना पड़ता है। इसलिए आईटी में कहते हैं फ्लेक्सिबल चीज़ें चल रही हैं। बाकी जगहों पर तो सिस्टम बने होते हैं और वो आपने चीज़ें उस तरह से देखने। अब जैसे मैं एक मिसाल देता हूँ आपको, हमने एक बच्चे को ट्रेन किया। मैं काम कर रहा हूँ एक सॉफ्टवेयर हाउस में एज ए कंसल्टेंट। एक बच्चा हमारे पास आया, उसको हमने ट्रेन किया, 6 महीने लगाए। 6 महीने लगाने के बाद हमने उसको इस सिखाई चीज़ें, उसको बताई, उसको समझ आ गई। 6 महीने के बाद हमने उसकी सैलरी भी बढ़ा दी। 7वें महीने वो हमारे पास आ जाता है ऑफर लेटर लेके। वो कहता है सर मन तो नौकरी लग गई, मुझे तो मिल गई, मतलब आपको शुक्रिया कि आपने मुझे ट्रेन किया, आपने उसको बताया। अब हम सोचते हैं यार देखो 6 महीने इसको बताया भी, सिखाया भी, 7 महीने आ गया। अब आपने जिसको सिखाया है और जिसको आपने बताया, तो आपकी कोशिश ये है एज ए CEO, एज ए फाउंडर, कि यार हम इसको रिटेन करें। मैं आपसे रियल टाइम सिनेरियो डिस्कस कर रहा हूँ। हमने उस बच्चे को रिटेन कर लिया। अच्छा, अब हमने रिटेन किया, हमने उसकी सैलरी थोड़ी और बढ़ा दी, बेहतर कर दी। हालांकि एक उस इदारे में कॉम्पनवेट हमने बड़ा अच्छा बनाया हुआ, लेकिन क्योंकि देयर इज़ अ प्रोसेस और आजकल के जो बच्चे हैं वो चाहते हैं कि हम जल्दी से चीज़ें कवर कर लें और पैसे भी हमें जल्दी से मिल जाए, हर काम जो है जल्दी से हो जाए। नहीं जी, हमने कहा कि इसको यहाँ पे रोक देते हैं। वो रुक गया। 3 महीने के बाद वो दोबारा हमारे पास आ गया। तो हुआ ये कि उसको एक और ऑफ़र आ गई। अब वो CEO साहब थे आप ही की तरह, एनर्जेटिक और ज़बरदस्त। उन्होंने मुझे बुला लिया, तो हसन भाई यार ये क्या है यार, हम ट्रेन करते हैं, लोग ही ले जाते हैं। अब डायलेमा कहाँ है? डायलेमा यहाँ है कि हम जैसा एक स्टार्टअप है 40-50 जैसा, वो ट्रेन करता है। जो 100-200 जैसा है वो उसको उठा लेता है। वो जब उसको उठाता है उसको तो फ़ायदा है, वो 200 वाले को उसको तो ट्रेन नहीं करना पड़ेगा। हमने उस बच्चे को नहीं, ये फिर एक रहा, हमने उस बच्चे को नहीं रोका और हमने उससे कहा कि यार चले जाए कर लें। उसकी रीज़न ही वही कि अगर हम उसको रोकते तो फिर बाकी जो लोग थे वो भी आ जाते कि जी देखें जी इस तरह से सारा सिलसिला चल रहा है। तो अल्टीमेटली मुझे ये लगता है अली के जो हमारे जो बाकी सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं उनको ना कम से कम MOU साइन कर लेना चाहिए, जो नीचे स्टार्टअप हैं जो 20-30 वाले हैं, कि यार देखो हम तो ट्रेन कर रहे हैं, आप कम से कम बच्चे तो मत उठाओ। हालांकि हर एक के अपने मतलब है, उसके बच्चे का भी राइट है कि वो आगे बढ़े और आगे ज़िंदगी में बढ़ना चाहिए। सबसे पहले जो नौकरी होती है ना अली साहब, वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है और लोग उसी को कह रहे होते हैं। मुझे तो टफ टाइम मिला पहले नौकरी में। आपको याद है कितना रगड़ा मिला था? ओहो, याद है CEO साहब ने मेरे साथ क्या किया था? याद है उन्होंने मुझे कहा था जाओ जाके पानी भर के लाओ, कॉफ़ी बना के लाओ। हालांकि वो ट्रेनिंग का एक पार्ट होता है, उसमें आप अपनी वो रोल नहीं आप दे रहे होते उस बच्चे को या उस जो भी स्टूडेंट को, लेकिन आप एक प्रोसेस से गुजार रहे होते हैं। अब वो बच्चा समझता है यार कि मेरे साथ ज़्यादती हो रही है, मेरे साथ फटा पड़ रहा है। अब एक बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर हाउस है, वो क्या करते हैं, वो हर रोज़ कोई ना कोई हफ्ते के बाद 2 हफ्तों के बाद वो टेक्नोलॉजी चेंज करके ना उस बच्चे को ना टास्क देते रहते हैं। और वो वहाँ पे टर्नओवर ज़्यादा हो गया। लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल बच्चे जिसका वो फ्रेशर हैंडलिंग होगी, कैपेसिटी बिल्डिंग होगी, तो वो वहाँ पे अच्छा काम कर सकेगा। जिसकी नहीं होगी वो छोड़ के चला जाएगा, और हो भी ऐसे ही वो वहाँ से छोड़ के चले जाते हैं। लेकिन जो रुकते हैं वो टॉप लेवल मैनेजमेंट का पार्ट बनते रहते हैं, क्योंकि उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग हो रही होती है।
यहाँ पे ये एक डायनामा है हमारे यहाँ। जितने भी हमारे फ्रेश ग्रेजुएट आ रहे होते हैं वो ये समझते हैं कि नहीं यार, हमने जो है ना बस इसी तरह काम करना है। एक्चुअल में वो चाहते हैं कि हम जैसे चाहे ना, कि हम जैसे करें इदारा वैसे चले। ऐसे नहीं होना, क्योंकि देखिए ऊपर सिस्टम बने हैं, टॉप लेवल मैनेजमेंट बैठी है, तो वो सारे के सारे प्रोसेस के थ्रू सारी चीज़ें जो है ना वो चला रही होती है। अच्छा, मुझे लगता है कि जैसे MOU वाला आपने जो सोल्यूशन दिया ना, मुझे लगता है ये प्रैक्टिकल नहीं है। द रीज़न फॉर दैट इज़ कि बिग फिशेस तो बैठी हैं और ये आज से नहीं बैठी, और ये तो बहुत देर से बैठी हैं, राइट। तो आई थिंक स्टार्टअप्स को अपनी कुछ ऐसी वैल्यू फाइंड करनी है कि वो वैल्यू उन्हें इंडस्ट्री में ना मिले, राइट। बड़ी कंपनी के अंदर जाएंगे, उन्होंने सिस्टम्स के अंदर आना है, ठीक है। अब मैं आपको अपना बताने लगूँ ये वाला एडिटिंग में कट करा दूंगा। नहीं आप बताएं। नहीं कराएंगे, जाएगा लाइव जाएगा। अच्छा, व्हाट आई डू इज़, बिकॉज हमने बहुत से एक्सपेरिमेंट्स किए हैं। मेरी जॉब जो थी वो आई थिंक 6 मंथ्स की थी। सो मैंने जो कुछ सीखा ना वो यहाँ पे एक्सपेरिमेंट कर के सीखा। जैसे आप कह रहे थे ना कि ट्रेनिंग्स के लिए आते हैं, सो हमारे पास बड़े बड़े फ़नी केसेस भी आए हैं। सो आई थिंक कि ऐसी वैल्यू आपको देनी है जो उनको कहीं बाहर ना मिले। व्हाट वी डिड इज़ कि हमने अपना जो वर्क एनवायरनमेंट है ना, कल्चर, उसको बहुत फ्रेंडली कर दिया, बहुत ज़्यादा फ्रेंडली, फ्लेक्सिबल। तो इसकी वजह से जैसे आप कह रहे हैं ना कि आपके पास ऑफ़र लेके आया और आपने उसको काउंटर दे दिया ना, और फिर वो रुक गया, फिर 3 महीने बाद ले आया। लिटरली मैंने विदाउट काउंटर दिए भी लोग रुके हैं, और वो रुके हैं वो इस वजह से नहीं रुके कि भाई मैंने उन्हें एक बाउंड किया या मैंने उन्हें जो है ना कॉन्ट्रैक्ट उनका लहरा के दिखाया कि दिस इज़ व्हाट यू हैव साइंड। ऐसा नहीं है। मैंने सिर्फ और सिर्फ इस वजह से रोके कि उनका मेरे साथ रिलेशन बहुत अच्छा था, राइट। उनके मेरे साथ टर्म्स इतने अच्छे थे कि मैंने उन्हें कहा नहीं यार नहीं जाना तुमने, वो नहीं गए। सो आपको अपना जो है ना एनवायरनमेंट इतना फ्रेंडली करना है, आपको अपना रिलेशन उनके साथ इतना स्ट्रॉन्ग करना है कि वो जाते हुए एक बार सोचे ज़रूर कि यार इनको छोड़ के जाऊँ। सो दैट इज़ हाउ स्टार्टअप्स कैन compete with the big fishes. एग्रीड। अली इस पे ना ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है और ऐसे ही है, लेकिन आपने एक टर्म सुनी होगी, बाप पैसा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। अच्छा, इसकी रीज़न ये है कि आप जो मर्जी कर ले। मैं क्योंकि स्टार्टअप के साथ एज ए कंसल्टेंट काम कर रहा हूँ और मैं ये देखता हूँ और बहुत सारी जगहों पे देखता हूँ, बड़ा ज़बरदस्त लेविश इन्वायरमेंट, खाना मिला हुआ है, बस स्कूलिंग, बच्चों की इवन की स्कूलिंग की फ़ीस दी हुई है, वो वालिदैन के जो है वो मेडिकल दिए हुए हैं, फुल फैसिलिटेट किया हुआ है, बोनसेस दे रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं। लेकिन अल्टीमेटली वो समझता है कि असल में ना जो हमारे इस टाइम जो नौजवान है ना, वो शॉर्ट टर्म सोच रहा होता है। वो जब जॉब स्विच करते हैं उसको पैसा नज़र आ रहा होता है, दे आर नॉट थिंकिंग अबाउट द कंप्लीट पैकेज। और ये आपने बिल्कुल बात ठीक की। हमारे यहाँ हम एज ए कॉम भी रिलेशनशिप पे बहुत फोकस करते हैं। हम कहते हैं यार, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, हमारे यहाँ जितने लोग नीचे बैठे हैं ना, तो वो अगर आप उसकी टेबल पे जाकर उसको कोई काम कहना एम्प्लॉई कि यार ये कर दो, HR को, फाइनेंस को, मार्केटिंग को, किसी को भी कहेगा, तो वो कहेगा अच्छा यार मैं कर देता हूँ। वो ईमेल करेगा ना या कोई चीज़ रिटर्न CEO को कॉपी करेगा ना, फिर आप देखें वो काम करें। क्योंकि हम एज ए कॉम रिलेशनशिप पे बहुत फोकस करते हैं। और ये आपकी बात 100% ठीक है कि मैंने ऐसे सेट भी देखे हैं, मतलब CEOs भी हैं हमारे यहाँ, वो क्या करते हैं, वो रिलेशनशिप अपना बहुत ज़्यादा रखते हैं, कम्युनिकेशन अपनी बहुत ज़्यादा रखते हैं। और अल्टीमेटली होता है कि वो लोग कहते हैं यार कि देखो हमारा इतना ख्याल रख रहे हैं और हमें जो है ना वो रुक जाना चाहिए। लेकिन इसमें मसला क्या है, जो ही आप ग्रो करते हैं 50-60 पे तो ये कम्युनिकेशन बहुत अच्छी चलेगी, वंडरफुल। 100 पे जाएंगे मुश्किल होगी, 150 पे जाएंगे मुश्किल होगी, 200 पे जाएंगे, 300 पे जाएंगे और आपको मुश्किल होगी। फिर आपको नीचे अपनी किचन कैबिनेट बनानी पड़ेगी। जो 5-6 लोग होंगे ना, जिनको मैं किचन कैबिनेट कहता हूँ, वो फिर आपके पास आएंगे और चीज़ें बताएंगे। अभी तो ठीक है 50 लोग हैं तो लोग आपके साथ कम्युनिकेट लोग ना नजायज़ फ़ायदा भी उठाते हैं इस चीज़ का। आपको आके पर्सनल चीज़ें बता रहे होंगे कि मेरे ये चल रहा है, मेरे वो चल रहा है। कई दफ़ा वो सच भी होती हैं, चीज़ें बेहतरीन भी चल रही होती है, लेकिन सम टाइम पीपल थिंक कि यार नहीं यार ये चीज़ें जो है ना हमारे तो वो सुनते हैं, हमारे से तो बात करते हैं। अच्छा, जो नीचे डिपार्टमेंट हमने बनाए होंगे IT में, जैसे हम बात कर रहे थे बाकी जगहों पे सिस्टम में इस तरह हो रहा होता है। जो नीचे HR वाला, फाइनेंस वाला, मार्केटिंग वाला, वो जब उसको लगता है यार कि देखो मेरा तो रोल है ये काम करना, लोन जैसे अप्रूव करवाना है,
तो डायरेक्ट ही वो बंदा उठता है, एडवांस सैलरी के लिए अप्लाई कर जाता है, ऊपर चला जाता है। फिर वो HR वाला है बाकी सोचता है कि यार फिर मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, यहाँ मेरा फिर क्या है। तो मुझे लगता ये है कि आपको इस तरह जब ऐसे ग्रो करें तो 30, 40, 50 तक तो ठीक है, लेकिन जब आप बढ़ेंगे तो फिर आपको रिलेशनशिप से और इन चीज़ों से आपको निकलना पड़ेगा। फिर आपको वही जैसे हमने बात की सिस्टम बनाने पड़ेंगे। और आप, मैं एक इदारे में काम कर रहा हूँ, ये आप जो बता रहे हैं एक्चुअल में ऐसा ही था। तो वो रिटेंशन भी, मेन रिटेंशन उनका CEO ही था। वो जब कहते थे कि यार वो कोई आता था, कोई ऑफर भी नहीं इस तरह उनके पास ले जा रहे, तो वो कहते यार हमारा बड़ा ख्याल रखते थे। जो ही CEO साहब एक और सिटी में मूव हुए, वो लाहौर की टीम को वक्ता बढ़ गया, वो रिटेंशन के मसले मसाइल आने शुरू हो गए। क्योंकि आपका ना एक मैनेजमेंट स्टाइल होता है, एक आपका लीडरशिप स्टाइल होता है। तो अब जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, क्योंकि आज हम एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज़ की एथिक्स की भी बात कर रहे हैं। एक CEO मैंने देखे वो बड़ी जल्दी जलीन हो जाते हैं लोगों के साथ, ज़बरदस्त और ये वो। एक CEO हैं जो थोड़ा सा अपना गैप रखते हैं, वो कहते हैं नहीं यार जलीन हो गए ना, छोड़ना हो जाए एम्प्लॉय यार, कहीं मतलब ना फजूल। तो वो एक उनका स्टाइल डिफरेंट है। एक CEO मैंने देखे, उनका स्टाइल ये है कि वो 3-4 दिन, 4-5 दिन तो बड़ा प्यार करते हैं और ज़बरदस्त, 7वें 8वें दिन वो क्लास और उसका ये करते, तो वो ना बैलेंस क्रिएट करते। फिर एक CEO का मैंने स्टाइल देखा, क्योंकि मैं काम कह रहा हूँ, तो मैंने वो स्टाइल उनका ये देखा कि वो ना 2-3 दिन रिप्लाई नहीं करते। मतलब उसमें जब मैंने उनसे पूछा, एक दफ़ा मैं बैठा हुआ हूँ, मैंने कहा ये एम्प्लॉय मेरे पास आया था, तो वो कहता है कि सर रिप्लाई नहीं करते। तो मैंने उन्हें कहा आप रिप्लाई क्यों नहीं करते? कहते यार हसन भाई लोगों को पता होना चाहिए कि मैं बिजी हूँ, तो मैं इसलिए रिप्लाई नहीं करता लोगों को। तो आई मीन ये एक है, देखिए उसकी रीज़न ये है कि जिस तरह हम एम्प्लॉयर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो हमारे यहाँ कोई ऐसा कोर्स पाकिस्तान में नहीं है, हाउ टू बिकम द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। कोचेस भी नहीं अवेलेबल, ट्रेनर्स भी नहीं अवेलेबल। तो लेकिन ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है हमारे यहाँ पाकिस्तान में। पीपल आर वेरी टैलेंटेड, इवन सुपर टैलेंटेड। अब देखें ना 3-4 दोस्त उठते हैं फास्ट से या बाकी जगहों से, वो अपनी कंपनी स्टार्ट कर लेते हैं। ये पहले तो नहीं हो रहा था, आज शुरू हुआ, ये चीज़ें बेहतरीन शुरू हुई हैं। तो मुझे लगता है कि देयर इज़ अ प्रोसेस, इस प्रोसेस के थ्रू आपको गुजरना चाहिए। मतलब आपको कोचिंग ट्रेनिंग की ज़रूरत हो तो आप 100% लें। तो ये चीज़ें जो हैं वो अल्टीमेटली फिर ऑर्गेनाइजेशन में वैल्यू ऐड करती है और फिर ऑर्गेनाइजेशन बढ़ती है। अली आप देखें कि एक ऐसा टाइम आता है 40 से 50 का, जहाँ पे ब्रेक लग जाती है सॉफ्टवेयर हाउसेस को। सोचेंगे ऐसा क्यों होता है? यही रीज़न है, हर इंटीग्रिटी में वो इन्वॉल्व हो जाते हैं, चीज़ें जब वो चल जाती, कई दफ़ा क्लिक भी कर जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं कोई फुल स्टॉप ही लग जाता है। फिर वो समझते हैं यार कि नहीं यार ये 40-50 में मैंने अक्सर देखा है, यहाँ तो डिक्लाइन स्टार्ट हो जाता है, नीचे आना शुरू हो जाते हैं, या 50 से ब्रेक लग जाती है। अब 50 का पता नहीं ये मंत्रा ऐसा क्यों मशहूर है, लेकिन ऐसे है। और वो 50 का जो टाइम है वहाँ पर आपको चाहिए, जब आप 50 हो जाएं तो एज ए एम्प्लॉयर आपको चाहिए कि आप सिस्टम्स पे काम करना शुरू कर दें। आप अपने जो इंटरनल है, जैसे एग्जांपल देता हूँ, 50 जब हो जाते हैं तो लोग अपने बिजनेस डेवलपमेंट की टीम जो है वो बनाना शुरू कर देते हैं, अपने डिपार्टमेंट्स को इम्प्रूव करना शुरू कर देते हैं कि यार HR को हम स्ट्रॉन्ग करें, कोई नया बंदा लेकर आएँ और चीज़ें देखें हम किस तरह हम बेहतर कर सकते हैं, इन्वायरमेंट को बेहतर करते हैं, अपने रिम्यूनरेशन जो कम बैंड हैं उसके ऊपर काम करते हैं, ज़्यादा फोकस करते हैं। वो उस टाइम ना ग्रोथ को कहते हैं यार यहाँ पे रोक दो और आहिस्ता आहिस्ता हम जो चीज़ें बेहतर करते हैं। आप देखें 50 के बाद लोग कहते हैं यार कि हम ऑफिस भी चेंज करते हैं। शुरू में ना बड़ा जोश और जज्बा आया होता है, 10 जब बंदे हो जाते हैं, 20 बंदे हो जाते हैं, नया ऑफिस लेंगे, हम वहाँ पर शिफ्ट होंगे। कई ऐसे लोग भी ऐसे मैंने देखे कि वो उन्होंने फरते जज्बात में आके ना खर्चे बढ़ा लिए। अब जब खर्चे बढ़ाए, एक्सपेंस बढ़ाए, तो वो 6 महीने के बाद एहसास हुआ यार ये तो गड़बड़ हो गई। फिर वो हसन अदा जैसे लोगों को बुलाते हैं कि यार देखें क्या हुआ। मैंने कहा उस टाइम मैंने कहा था कि आप इन खर्चे कम इस तरह से होते हैं, क्योंकि देखें जब हम जब ग्रोथ की तरफ जा रहे होते हैं ना, जब डॉलर में पैसे आपको आ रहे होंगे, तो हर बंदे की ख्वाहिश होती है यार कि मेरा ऑफिस ज़बरदस्त हो, हम नई टीम रखें। अनफॉर्चुनेटली क्या होता है कि हम बंदा रख के डिसाइड करवाते हैं कि हमने काम क्या करवाना है, पहले हम पता ही नहीं कराते कि यार ये क्या है। आप देखिए जॉब डिस्क्रिप्शन खाली हम वर्केबल से नेट से उठा लेते हैं और हमें कहते हैं कि यार देखो ये आपने काम करना है, एक्चुअल में उसको पता नहीं होता। 3 महीने तो वो बंदा एक्सपेंस होता है। जितना मर्जी आप फनकार तलंतर किस्म का ज़बरदस्त किस्म का बंदा लें, 3 मंथ्स उसको ऑर्गेनाइजेशन समझने में लगते हैं। इसलिए वो कहते हैं 3 मंथ्स जो प्रोबेशन का टाइम होता है वो हनीमून पीरियड होता है और सबसे ज़्यादा रिलैक्स
जो एम्प्लॉई होता है ना वो उसी में होता है, और जिसका मुझे लगता है कि ये 3 महीने तो उसको प्रोडक्टिव काम करके दिखाना चाहिए, क्योंकि इसलिए सॉफ्टवेयर हाउसेज में अक्सर ये देखा जाता है कि 3 महीने के बाद वो कहते हैं हम आपकी सैलरी बढ़ाएंगे, वो परफॉर्मेंस बेस्ड ही होती है। तो मुझे अल्टीमेटली ये लगता है कि ये सारे प्रोसेस अगर आप करेंगे तो फिर आपके इदारे के लिए बेहतर होगा। अच्छा, अब आते हैं उस साइड पे कि जैसे आपने कहा अभी कि CEOs की भी ट्रेनिंग नहीं होती, विच इज़ ट्रू, राइट। जैसे मैंने आपको कहा कि मैंने यहाँ पे एक्सपेरिमेंट कर करके जो है ना चीज़ें इम्प्लीमेंट की हैं, एंड दैट इज़ हाउ हमने ग्रो किया, राइट। यहीं पे एक्सपेरिमेंट किए, यहीं से लेसन्स लर्न किए। ये बोथ साइड्स पे, ये एम्प्लॉयज़ साइड पे भी है, ये CEOs की साइड पे भी है कि हमें हमारे एजुकेशन के दौरान जो है प्रोफेशनल एथिक्स के बारे में कुछ नहीं बताया जाता। हमारा जो करिकुलम है दैट इज़ ऑलमोस्ट 30-40 ईयर्स ओल्ड। आप वो पेपर्स उठा के देख लेना तो उनके अंदर वो 30 साल पहले भी वही क्वेश्चंस आ रहे थे, अब भी वही आ रहे हैं, राइट। सो दैट मीन्स कि आपका जो पूरा सिस्टम है वो अपग्रेड होने वाला है। दुनिया जो है ना कहीं और चली गई है, आप उसी चीज़ को पकड़ के बैठे, राइट। और एड ऑन उसके अंदर यह है कि हमारे बच्चे को जो ग्रेजुएट होके आता है उसको ये नहीं पता होता कि भाई मैंने कॉन्ट्रैक्ट जो है मैंने साइन कर रहा हूँ, जिस वक्त मैं साइन कर रहा हूँ मैंने उससे पहले रीड करना है, उसके बाद नहीं मैंने उसको कहना कि हो ये भी था, राइट। सो कॉन्ट्रैक्ट रीड करना है, एंड आपकी ज़बान की वैल्यू है, राइट। आपने अगर किसी से वर्बल भी कोई एग्रीमेंट किया है, आपने रिटर्न नहीं भी किया, वर्बल भी किया है, आपको उसको फुलफ़िल करना है, राइट। ये आपकी एक मॉरल जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपने मॉरल जो आपके वर्बल एग्रीमेंट्स हैं, जो आपके रिटर्न एग्रीमेंट्स हैं, आप उसको फुलफ़िल करें। इस तरफ किसी का ध्यान नहीं है, राइट। CEOs की ट्रेनिंग्स हो गई, इस तरफ किसी का ध्यान नहीं है। आज से कि बोथ एम्प्लॉयज़ एंड एम्प्लॉयर, जहाँ जिसका दाव लगता है वो जो है ना अपनी लिमिट्स को एक्सीड करता है, अपनी वैल्यूज़ को तबाह करता है, राइट, और एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करता है दूसरों को, विच इज़ नॉट राइट। हमें एक मिडल ग्राउंड पे आना है, हमें एक सेट बनाना है स्टैंडर्ड्स का, जिसको हमें दोनों को फुलफ़िल करना है। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? अली, ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, और अभी आप जब हम अंदर बैठे हुए थे तो आप ये डिस्कस भी कर रहे थे कि पेरेंटिंग, ये पेरेंट्स का एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है इसके अंदर। हमारे यहाँ हमें ये सिखाया जाता है कि मोबाइल कैसे यूज़ करना है, टीवी कैसे देखना है, नेटफ्लिक्स कैसे यूज़ करना है, इंस्टाग्राम कैसे यूज़ करना है, टिकटॉक कैसे यूज़ करना है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये जो चीज़ें आप बता रहे हैं ये कहीं किसी ट्रेनिंग का पार्ट नहीं बनाई जाती। तो मुझे लगता है कि इसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, करियर काउंसलिंग, इन चीज़ों के ऊपर। हम क्या करते हैं, हम ग्रेजुएशन का वेट करते हैं, इसको तब बताएंगे जब ये ग्रेजुएशन में जाएगा। अच्छा, वेट करते हैं नहीं, वेट करते हैं लेकिन मैं एक चीज़ और बताऊँ आपको। अब देखें, अब क्योंकि टेक्नोलॉजी की वजह से चीज़ें चेंज हो रही हैं। अब जैसे मैं अपनी बेटी की एग्जांपल देता हूँ। मेरी बेटी जो है उससे मैंने टिकटॉक का अकाउंट बनाया, इंस्टाग्राम का अकाउंट बनाया। अब उसको समझ आ रही है कि चीज़ें मैंने किस तरह से लेके चलनी है और मैंने आगे करनी है। अब जब हम अक्सर बैठे होते हैं तो मैं उसको बताता हूँ, आज मैं अली से मिला, अल-बुराक टेक्नोलॉजी के CEO थे, उनसे मैंने ये सीखा, ये सारी चीज़ें की। तो घर में आप जब उस तरह की डिस्कशन नहीं करेंगे, उनको उस डिस्कशन का पार्ट नहीं बनाएंगे। अब जैसे मेरी बेटी मेरे से सवाल पूछती है, फ्रीडम डे पे हमने कुछ एक्टिविटीज़ की, तो उसने कहा आपने एक्टिविटीज़ कहाँ से ली थी? मैंने कहा मैंने इंटरनेट की उस साइट से ली थी। तो अब उसको समझ आ गई, वो एक्सप्लोर करती है, फिर वो डिस्कस करती है। अब देखिए, जैसे मैं और आप हैं, मतलब मैं अपनी एग्जांपल देता हूँ। मेरे जो फादर हैं इज़ लिविंग इन UK, वो सारी उम्र बाहर थे। मेरी मदर जो है वो गुजरांवाला से बिलोंग करती हैं, तो वो हाउस वाइफ रही। तो मैंने किन से सीखा? मैंने अपने साथी से सीखा, टीचर से सीखा, और मैंने उनसे सीखा यार कि किस तरह से करनी है। लेकिन घर में मैं उस तरह से सीख नहीं पाया, वो कि इन्वायरमेंट डिफरेंट था, वो कि वालदा जो थी वहाँ से। तो अब मैं वो कसूर अपने घर वालों को नहीं देता, क्योंकि उनकी लाइफ डिफरेंट थी। लेकिन अब जो सिलसिला हो रहा है, अब जिस तरह से टेक्नोलॉजी चेंज है, बाकी सारी चीज़ें हैं, तो मुझे लगता ये है कि आने वाले टाइम में जो अब हमारी अगली नस्ल जो आ रही होगी, आने वाली नस्ल, वो हमसे बहुत काबिल होगी, और वो है भी हमसे काबिल, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी वाली नस्ल है ना। फेसबुक उन्होंने देख लिया, लिंक्डइन उन्होंने देख लिया, टिकटॉक उन्होंने देख लिया, सारी चीज़ें देख ली, कोविड भी देख लिया उन्होंने। तो उनको पता चल गया यार कि अगर ऐसा कोई टफ टाइम आ जाए तो हमने कैसे सर्वाइव करना है। तो ये इट्स ऑल अबाउट कंप्लीट पैकेज। तो ये टू वे प्रोसेस है। अब हम बात करते हैं जो आपने एम्प्लॉयर के पॉइंट ऑफ व्यू से कही। CEOs भी आप देखें तो यंग हैं, 28, 29, 30s, अर्ली 30s में होंगे। तो उनके लिए भी ये थोड़ा मुश्किल है कि यार देखो,
मैं आ रहा हूँ, जॉब नहीं की हुई ना, जिन्होंने नौकरी नहीं की हुई वो CEO बन गए, उनके लिए ज़्यादा मुश्किल है। मैं एक एग्जांपल आपसे शेयर करता हूँ। मैं एक इदारे में काम कर रहा था सॉफ्टवेयर हाउस में, तो वहाँ मैं चला गया। तो मैं गया तो CEO साहब बड़े यंग और एनर्जेटिक, तो मेरा तो खैर रिटेलरशिप पे चल रहा था उनके साथ, तो मैं उनके साथ। तो मैं एक दिन गया तो वो कमरे में ना कमरे में बैठे हुए, तो ऐसी स्क्रीन लगी हुई, स्क्रीन लगा के ना, तो वो ना हेडफोन में ना कुछ सुन रहे। तो मैंने कहा क्या हुआ, मुंह लाल गुस्से में। मैंने कहा क्या हुआ? हसन भाई ये देखिए ये क्या हो रहा है। मैंने कहा पता नहीं क्या कह रहा है। तो मैंने दिल में सोचा उस टाइम ना बड़ा एक अच्छा सॉन्ग आया था, कहानी सुनो जुबानी सुनो, वो कैफी खलील का। तो मैंने कहा ये सॉन्ग सुन रहा है, लाल और रानी बनता था यार। तो मैंने उसको कहा यार ये शायद सॉन्ग सुन रहे, लेकिन वो गुस्से में ना। तो मैंने कहा यार ये पता नहीं क्या है। तो मैंने कहा कह रहे ये सुनिए ज़रा आप, ये क्या हो रहा है। तो मैंने खैर वो लगाया, तो मैंने देखा कि स्क्रीन पे नज़र आ रहा है कि कुछ एम्प्लॉइज़ वो इदारे के बारे में बुरी बातें कर रहे हैं, CEO के बारे में कुछ बोल रहे हैं। आपको पता है अक्सर कूलर टॉक्स हो जाती हैं, लोग जो हैं वो बातें करते हैं, चाय पीते हैं इकट्ठे, वहाँ पे डिस्कशन करते हैं। तो कहता है कि ये देखें ना मेरे ख़िलाफ़ क्या बातें हो रही हैं, तो ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया, हसन भाई इन सब को फारिग करें। मैंने कहा यार देखो जो लोग तुम्हारे बारे में बातें कर रहे हैं ना, दे द की प्लेयर्स। ये तो अगर तुमने इनको फारिग कर दिया तो प्रोजेक्ट तो चला जाएगा, जो तुमने सर्विस पे उठाया हुआ है, तो ये तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। नहीं हसन भाई ये देखें ना क्या कह रही हैं, मैंने इनके लिए क्या किया, लफ्ज़ था मैंने इनके लिए इतना कुछ किया, मैंने बहुत कुछ किया, ये तो फिर भी ऐसे नहीं कर रहे। मैंने कहा यार देखो सबसे पहले तो तुम ये जो माइक्स हैं ना कैमरे के साथ जो तुमने इंस्टॉल किए हुए हैं, इसको हटा दो भाई, तुम्हारी मेहरबानी है। कहता है जी क्यों? मैंने कहा देखो अल्लाह ताला ने हमें कहा है कि बहुत सारी चीज़ों का हमें पता नहीं होना चाहिए, तो इन चीज़ों को तुम्हें पता नहीं होना चाहिए, और कैमरास भी उतार दो। कहता नहीं कैमरास मैंने नहीं उतारने, लेकिन फॉर्चुनेटली माइक हटवाने में मैं कामयाब हो गया। तो एक ये थी। अच्छा फिर उसको मैंने आहिस्ता आहिस्ता ना जब उसकी कोचिंग की, उसको मैंने बताया कि यार देखो हमें सिस्टम्स पे काम करना है। अब जो इनके प्रॉब्लम्स हैं, हमने ना टाउन हॉल मीटिंग स्टार्ट कर दी। उसमें हमने लोगों को बुलाया और हमने कहा हम नहीं बोलेंगे, आप बोलेंगे। वो जनाब लोगों ने फुल अपनी भड़ास निकाली, ये वो सारा। और हमने कहा यार देखो ये बंद कमरे में होगा और हम मीटिंग भी करेंगे, हर बंदे से एक इंडिविजुअल भी करेंगे। हमने एंगेजमेंट सर्विस भी कराए, बाकी लोगों को एनोनिमस सर्विस कराए, उससे हमें फीडबैक आया। फिर हमें एक्चुअल पता चला कि वहाँ पर 2-3 ऐसे लोग थे कि जिन्होंने ना पूरी ऑर्गेनाइजेशन में ना वक्ता डाला हुआ था। वो किसी को आगे बढ़ने देते नहीं थे, वो स्टॉप करके रखते थे, आगे नहीं आने देते थे। अच्छा हमने पहले उन लोगों को आइडेंटिफाई किया। नया बंदा आता तो कहते थे वो कितने पास गए हैं, तो ये तो ऑर्गेनाइजेशन ही ख़राब है, ये तो फारिग ऑर्गेनाइजेशन है। हालांकि वो वहाँ पे साल काम कर रहे हैं, तो उसको कहते थे ख़राब है, वो ख़राब करते थे लोगों को। तो हमने पहले उनको आइडेंटिफाई किया। आइडेंटिफाई करने के बाद इसमें टॉप लेवल मैनेजमेंट का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था। उन्होंने बड़ा इस पर साथ दिया। फिर हमने उनका एग्ज़िट प्लान किया, बड़े तरीके से एग्ज़िट प्लान किया। हमने उनको पहले समझाया बताया, लेकिन नहीं माने। फिर हमने आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें बेहतर की। तो ये एक एम्प्लॉय के पर्सपेक्टिव से था। फिर उनको ना समझ आ गई असल में CEO जो है ना, जो आजकल जो हमारे CEOs हैं, जल्दी हर काम जल्दी, हायरिंग जल्दी, फायरिंग जल्दी। वो कहते हैं हर काम जो है ना जल्दी हो जाना चाहिए। क्योंकि आप देखें जब हम बचपन में थे ना छोटे, तो हमारे यहाँ अक्सर लोग कहते हैं जल्दी कर लो जी, ये और यार ये जल्दी कर लो। अब वो जल्दी इज़ द प्रोसेस का पार्ट बन गया आपके। आप भी कोई वर्ड यूज़ करेंगे या मैं भी यूज़ करूँगा, मैं भी अक्सर यही कहता हूँ। तो बेहूँ कहता हूँ यार खाना जल्दी ले आओ, यार ये सफाई जल्दी करा दो। अब वो जल्दी आपकी जबिल्लत का पार्ट बन गया, तो इसलिए हमको चले। अच्छा फिर मैंने क्या किया, हमने उसको उसका यार थोड़ा सब्र कर लो, आराम से सुकून से सारी चीज़ें करेंगे, हो जाएंगी। तो उसमें फिर हम कामयाब हुए। हमें तकरीबन 6 महीने लगे। 6 महीने के अंदर हमने जो है ना वो इस पूरे प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन किया। वहाँ पे हमने पॉलिसीज़ प्रोसीजर सारे बनाए। फिर उनको इम्प्लीमेंट करें तो एम्प्लॉयज़ की तरफ से आपको एक नेचुरल किस्म का वो आए। उसका फिर हमने ये किया कि हमने जिनके लिए जो सिस्टम्स बनाने थे ना, उनको हमने ना अपने साथ इन्वॉल्व कर लिया। उनका इनपुट लेते थे, जो कि जायज़ भी था। मतलब मिसाल के तौर पे डेवलपर्स के लिए आप कोई पॉलिसीज़ लेकर आएँ, तो डेवलपर से पूछें कि यार हम वर्क फ्रॉम होम करें, फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स करें, ये सारी चीज़ें करें, तो आप इस पर कंफर्टेबल हैं या नहीं हैं। तो ये तो एम्प्लॉयर के पर्सपेक्टिव से हो गया। अब मैं आपको बात करता हूँ एम्प्लॉयज़ के पर्सपेक्टिव से।
ऐसी ऐसी फनकार कौम है हमारे पास, मतलब ये जो हमारे जो बच्चे हैं ऐसे फनकार हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। वर्क एथिक्स सीईओ की हमने बात कर ली कि इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है और वो कर भी रहे हैं, हर एक चीज़ हो रही है। अब मैं आपको एक रियल टाइम सिनेरियो बताऊंगा। हमने एक इदारे में खातून को हायर किया। जब हमने उस खातून को हायर किया तो देयर इज़ अ प्रोसेस। मैं एज ए कंसल्टेंट काम कर रहा था, तो उन दिनों मैं वहाँ नहीं जा पा रहा था, तो स्लैग पे बाकी जगहों पे मैं अवेलेबल था। तो वो वहाँ पर एक HR की बंदी हैं, मतलब उनके साथ हम खड़े थे। तो उन्होंने क्या किया, उस बंदी को ना हायर कर लिया। अब जब उस बंदी को उन्होंने हायर किया तो आपको पता है हायरिंग के टाइम आपने सारी चीज़ें लेनी होती हैं, मतलब सैलरी स्लिप्स हो गई, फिर आपका एक्सपीरियंस लेटर हो गया, वो सारी चीज़ें। अब इंटरव्यू के प्रोसेस से वो गुजर गई और वहाँ पर वो आ गई, हायरिंग हो गई उनकी, ऑन बोर्ड हो गई वो। तो ऑन बोर्ड जब हुई तो मैं जब वहाँ पे गया तो मैं एक दिन बैठा हुआ, तो मैं ना वो फाइल्स चेक कर रहा, तो मैंने फाइल्स पे देखा, तो मैंने देखा कि इंटरव्यू के टाइम जो खातून ने सैलरी लिखी थी ना वो डिफरेंट थी, और जो सैलरी स्लिप्स में सैलरी लगी हुई थी वो डिफरेंट थी। अच्छा, मैंने कहा यार कोई गड़बड़ है। तो मैंने ना उस खातून को जो HR वाली थी ना उसको मैंने बुलाया। मैंने कहा तुमने जब इसके ऑन बोर्डिंग की थी तो सारे प्रोसेस देखे थे? कहते हैं हाँ सर मैंने देखे। तो मैंने कहा ये क्या है? कहती सर ये पॉइंट तो मेरे जेन में रहा। मैंने कहा अब तुम एक काम करो, जाके इसका रेफरेंस चेक करो। रेफरेंस चेक किया इसका? सर IT में कहाँ रेफरेंस चेक होते हैं, आपको पता है हमें तो जल्दी चाहिए होते हैं बंदे, ऊपर से वो कर रहा होता है। मैंने कहा नहीं यार देखो रेफरेंस चेक करो जाके। हमने सर उसका रेफरेंस चेक किया, आप यकीन मानेंगे उसकी सैलरी थी 80,000 रुपये, और उसने हमसे उस इदारे से सैलरी ली हुई थी 2.5 लाख रुपए। उस टाइम आप सोचे बंदी टैलेंटेड थी, नो डाउट नो डाउट। ये तो खैर अच्छा मेरे वहमो गुमान में था कि ये बंदे करते हैं, मेरे वहमो नहीं, इसको मैं ज़रा करेक्ट करूँगा यहाँ पे। हाँ अच्छा, ये अली मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था कि बंदियाँ करती हैं। मैं ही समझ रहा था कि यार ये बंदे ही करते हैं, ऐसी फनकारी ज़्यादा तो कोई लगाते हैं। लेकिन जब वो हुआ हमारे साथ तो अली पर इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि उसके बाद उसका रिएक्शन क्या था। तो खातून को जब हमने बुला के पूछा, हमने कहा यार ये अपॉलॉजी करेगी मतलब इस तरह से, ये वो कहती हाँ मैंने किया। मैंने कहा यार ये तो मतलब बिल्कुल स्ट्रेट। असल में हुआ ये था कि उसकी हमने क्लाइंट से मीटिंग करवा दी। अब क्लाइंट से जब मीटिंग कराई तो आपको पता है क्लाइंट से तो पैसे पकड़ लिए, और आपने उसको आइडिया था कि मुझे निकाल नहीं सकते। आप यकीन माने CEO साहब जो थे ना उस टाइम वो अब परेशान कि यार ये क्या हो गया, मतलब क्या हो। खैर हमने उसका भी एग्जिट प्लान किया और फिर चीज़ें जिस तरह CEO साहब ने कही हमने फिर उसके मुताबिक चीज़ें की। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि ये भी वर्क एथिक्स के कितने बड़े मसले मसाइल हैं। एम्प्लॉयज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कौन गाइड करने वाला? कोई गाइड करने वाला नहीं, किसी किस्म की हमें कोई चीज़ बताने वाला नहीं। अब इस पूरे केस के अंदर मैं सोचता हूँ किसका कसूर था? उस खातून का कसूर था, HR वालों का कसूर था, या रेफरेंस चेक नहीं किया? अनफॉर्चुनेटली इस पूरे सिनेरियो में हम जब अब बात करते हैं सिस्टम्स की, हम रेफरेंस चेक ही नहीं करते। हमने बंदा तो रख लेना, क्योंकि ज़ोर से बंदा आया होता है ना हमें, क्योंकि से उधर से वो गोरे से भी हमने पैसे पकड़े होते हैं, वो कह रहे हैं बंदा रख लो बंदा रख लो। चाहे वो स्टार्टअप हो या कोई और बड़ा इदारा हो, उस टाइम आप कहते हैं यार बस इसको ऑन बोर्ड करके ना बस इसकी मुलाकात करा दो और फिर पैसे पकड़ो और वो सारी चीज़ें करो। लेकिन उसके बाद क्या होता है? अच्छा इस पूरे सिनेरियो में ये हुआ कि जब हमने उसको रख लिया और सारी चीज़ें हो गई, मैंने CEO साहब को रिक्वेस्ट की कि सर इसका हम कोई एग्जिट प्लान बनाते हैं। उन्होंने कहा नहीं नहीं यार हसन भाई छोड़ दें, कौन करता IT में चेक यार, IT में ये चीज़ें नहीं चलती हैं। मैंने कहा चलो ठीक है आपकी मर्जी है, मुझे क्या है, मेरा तो महीना लगा हुआ है ना, जैसे आप कहते हैं कर लें, लेकिन मेरा काम है एज एडवाइज़र आपको एडवाइस करना। उन्होंने कहा ठीक है आप कर लें। 6 महीने उसको उन्होंने रखा, उसने वो वक्ता डाला इदारे में, वो वक्ता डाला जिसका कोई हिसाब नहीं। मतलब उसने क्लाइंट से मीटिंग्स करने के टाइम्स भी अपने मुताबिक सेट करवाए कि जब मैं अवेलेबल होंगी तो तब आपने करना है। देयर इज़ अ वन सिनेरियो, और भी बड़े बंदों की कहानी है, मैं जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की तरफ नहीं जा रहा। तो ये मेल और फीमेल जो है ना ये दोनों ही हैं। तो उसके बाद 6 महीने के बाद जब वो उनके सर से पानी गुजर गया तो CEO साहब ने मुझे बुलाया। उन्होंने कहा यार हसन भाई उसने मुझे आपकी बात मान लेनी चाहिए थी। जब देखें आप हर चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं अली, ऑनेस्टी पे आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। अगर एक दफ़ा एक बंदा इस तरह करेगा तो आगे आपके लिए भी प्रॉब्लम करेगा, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। हम क्या करते हैं, हम समझते हैं यार कि खुदा ना खास्ता हम स्टैंड ले लेंगे या इस तरह की चीज़ें कर लेंगे, मेरी कंपनी बदनाम हो जाएगी।
मतलब मुझे गूगल के जो स्टार है वो नीचे गिरना शुरू हो जाएंगे, ग्लास डोर पे रिव्यूज़ नहीं आएंगे। तो क्या अदर साइड ऑफ स्टोरी भी तो लोगों को नहीं पता होती, वो भी पता होती। यार मेरे खिलाफ अल्लाह ना करे कोई लिंक्डइन पे पोस्ट ना लग जाए, कोई इस तरह की चीज़ें ना हो जाए। आपके पास पूरे का पूरा प्रॉपर केस है। तो अगर आप उस तरह से चाहते हैं तो मुझे लगता है कि ये तो आपके लिए हेल्प होगा। फिर आप क्या समझते हैं कि जो बाकी नीचे लोग होंगे उनको नहीं पता चलेगा? वो जाके हर जगह मेल या फीमेल जो भी आपके एम्प्लॉई वो तो हर जगह बताएगा कि मैंने तो ऐसे किया, कंपनी ने कोई कुछ भी नहीं लिया। ऐसे तो आपको कई जगहों पे आपको एक सेट करनी होती है एग्जाम्पल। आपको कंपनी के इंटरेस्ट में ऐसे बड़े डिसीजन लेने पड़ते हैं जो कि कंपनी के हक में बेहतर हों। तो उस केस में हमें चाहिए था कि हम उसको फ़ौरन टर्मिनेट कर दें, लेकिन क्योंकि क्लाइंट से पैसे पकड़े हुए थे और पैसे डॉलर्स में आ रहे थे, आप तो आगे पाक रुपीज़ में दे रहे थे, तो आपको ये एक इशू था। तो वो दोनों साइड की तरफ से ये हो गया। एक और मैं एग्जांपल आपसे शेयर करूँगा। ऑफ़र लेटर एक हमारे एम्प्लॉय को आया, तो उसने क्या किया कि ऑफ़र लेटर जब आया उसके पास, तो उसने वो ऑफ़र लेटर ना हमें नहीं दिखाया। वो काम करता रहा। तो जो ही उसके 2-3 दिन रह गए ज्वाइनिंग के, वो हमारे पास आ गया। उन्होंने कहा सर मसला ये है कि मेरी ना अर्जेंसी और एक एमरजेंसी हो गई है, तो मैं ना जॉब कंटिन्यू नहीं कर सकता। इस पूरे सिनेरियो में ना वो एडवांस सैलरी ले चुका हुआ था। फनकार है ना, तो पता था कि यार ये सारा सिनेरियो है और एडवांस सैलरी का प्रोसेस भी होता है, वो भी एक राइट है एम्प्लॉयज़ के लिए। 2 दिन के बाद 3 दिन के बाद वो नोटिस पीरियड दिया उसने और छोड़ दिया। हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ प्रोविडेंट फंड तो होता नहीं, वो सारी चीज़ें इस तरह से होती नहीं, तो हमारे पास नीचे पैसे तो लगे नहीं होते, मतलब उसी तरह फिर ऊपर वो चले जाते हैं। अब 3 दिन के नोटिस के बाद वो छोड़ गया। जब वो छोड़ के गया तो वो कोई बैकअप भी तैयार नहीं किया हुआ था और वो हाल ही उसको देख रहा था। वो क्लाइंट 15 दिन के बाद 20 दिन के बाद चला गया। अब वो क्लाइंट गया तो डॉलर में पैसे भी गए। इस पूरे सिनेरियो में मैंने ये ऑब्ज़र्व किया कि हमारे यहाँ इदारों में सक्सेशन प्लानिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। नीचे एक बैकअप जो है ना वो होना चाहिए। तो फिर हमने बैकअप्स क्रिएट करना शुरू किए। हम लोगों ने फ्रेश ग्रेजुएट्स को हायर किया, MTO प्रोग्राम हम लेकर आए और फिर हमने वहाँ पे फ्रेश ग्रेजुएट्स को कहा कि एक सीनियर के साथ जो है ना एक जूनियर लग जाएगा और वो फिर उससे सीखता रहेगा। और मज़े की बात हुई, एक दफ़ा क्या हुआ, सीनियर जूनियर को भी ले गया। उन्होंने कहा कर लो तुसी जो करना है, मैं नहीं छेड़ सकता। तो वो फिर ये हुआ कि बल्कि एक केस में जो प्रोजेक्ट अच्छे एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं ना आपके जन्नत में। तो इसमें एक तो ऐसा हुआ कि प्रोजेक्ट मैनेजर पूरी टीम उठा के ले गया। उन्होंने अपना सॉफ्टवेयर हाउस स्टार्ट कर लिया, वो CEO साहब पे डायरेक्ट। इसलिए हम देखते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट और NDA जो है ना हमारे यहाँ वो उस तरह से एप्लीकेबल नहीं है। वो रूल्स एंड रेगुलेशन उस तरह से, लॉज जो हैं उस तरह से हमें सपोर्ट नहीं करते। आप बाहर आप करके दिखाएं ना, किसी क्लाइंट के साथ आप डायरेक्ट होकर दिखाएं, वो आपको सू कर देंगे। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि इस पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम एम्प्लॉयज़ की एथिक्स की बात करते हैं तो वहाँ पर भी एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट है, और एम्प्लॉयर्स की जब हम एथिक्स की बात करते हैं तो वहाँ पर भी ज़रूरी है कि आप चीज़ों को देखें और सीखें। तीसरी चीज़ मैं कहूँगा कि पेरेंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप अपने बच्चों को ये सिखाएं कि यार देखो कौन सी चीज़ सही है और कौन सी चीज़ गलत है, कौन सा रास्ता सही है और कौन सा रास्ता गलत है, आपको उनको बताना चाहिए। हमारे यहाँ एंटरप्रेन्योर जब हम बनते हैं तो एंटरप्रेन्योर बनने के लिए हमें ये नहीं बताया जाता बचपन में कि तुमने बड़े होकर मालिक बनना है। सिर्फ जहन में ये डाला जाता है कि तुमने नौकरी करनी है। और अगर वो रूरल एरियाज़ का हो, कहीं मंडी बहाउद्दीन का कहीं जरूरत, उसके जहन में डाला जाता है कि तुमने पुलिस वाला बनना है या तुमने जज बनना है या तुमने इस तरह जाना है, क्योंकि उनकी अपनी चीज़ें चल रही होती हैं, उनके केसेस चल रहे होते हैं और बाकी चीज़ें, तो उनके जहन में ये डाला जाता है। तो जब आप ग्रूमिंग एक बंदे की करेंगे और जब आप पुलिस का सोचेंगे, हालांकि बड़ा अच्छा महकमा है हमारे यहाँ पे, तो लोग के जहन में होगा यार पुलिस ऑफिसर बनने के लिए मुझे क्या क्या करना पड़ेगा। इसी तरह अगर आपने IT में आना है तो IT में आने के लिए आपको ये सोचना पड़ेगा, एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट आपका सेट होना होगा कि आपको क्या क्या करना पड़ेगा। जैसे मैं एग्जांपल दूँ, आप अपने बेटे को माशाल्लाह अपने साथ लेके चलते हैं, पाशा के इवेंट में भी आप है, अब उसको समझ आ रही है कि मैंने अपने बाबा जैसा बनना है। वो एक्ट भी वैसे करता होगा, बैठा होगा, वो चीज़ें डिस्कस करता होगा, इवन अपने मदर से करता होगा, दादी से करता होगा, दादे से, जो भी है, क्योंकि उसको वो इन्वायरमेंट मिल रहा है, उसको वो माहौल मिल रहा है कि यार इसमें वो करे। हमारे यहाँ जितने भी CEOs थे, बाकी चीज़ें, जो उनको वो इन्वायरमेंट नहीं मिला। वो जब इन्वायरमेंट मिला तो उनको फिर थोड़ी सी डिफ़िकल्टीज हुई, आके यहाँ पे एक्सपेरिमेंट्स करने पड़े। जब एक्सपेरिमेंट्स करने पड़े, कुछ एक्सपेरिमेंट्स अच्छे हुए, कुछ एक्सपेरिमेंट्स जो थे वो बुरे हुए, लेकिन अल्टीमेटली जितने भी हमारे CEOs हैं उन्होंने सीखा,
और सीखने के बाद अपने आप को इम्प्रूव किया, तो मेरे ख्याल ये कामयाबी का राज है। राइट। सो आपने बड़ा ब्रीफली ये सारा समराइज़ कर दिया, इसके अंदर और कुछ इनपुट ऐड करने की ज़रूरत नहीं। बाकी एक रियलिटी चेक देना ज़रूरी है। आपने जैसे कहा ना पुलिस बहुत अच्छा इदारा है, आई स्ट्रांगली डिसएग्री विद दैट। इंसाफ हमारे देखिए बेसिकली ये कॉन्ट्रैक्ट्स वाला प्रॉब्लम पता क्यों है? द रीज़न फॉर दैट इज़ कि हमारा जो जुडिशल सिस्टम है, हमारी जो पुलिसिंग है, दैट इज़ डिस्ट्रॉयड। सो ये किसी को अच्छा लगता है, बुरा लगता है, बाहर वीगो डाला भेजना है, हमारी पहले भी हरकतें ऐसी हैं कि वीगो डाला आ जाए, बट दिस इज़ रियलिटी, राइट? और हमें इसके साथ डील करना पड़ता है। एंड फॉर द CEOs मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको थोड़ी सी लीगल इन्फॉर्मेशन ले लेनी चाहिए बिफोर यू डू एनीथिंग। आप अपना कोई स्टार्टअप कर रहे हैं तो आपको थोड़ी सी लीगल इन्फॉर्मेशन लाजमी लेनी चाहिए। बिकॉज़ मैंने जिस वक्त किया तो मैंने देख लिया, मेरे मामू लॉयर हैं और मैंने उनसे पूछा कि भाई अच्छा अब आप मुझे ये बताएं कि इस कॉन्ट्रैक्ट को कैसे मैंने फुलफ़िल कराना है। उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट रीड किया, उन्होंने कहा ये नहीं हो सकता। मैंने कहा अच्छा इसका अल्टरनेट क्या है? फिर उन्होंने मुझे कहा अच्छा, उन्होंने कहा देखो द ओनली थिंग यू कैन डू इज़ डैमेजेस क्लेम करो। एंड ये मैसेज है सबके लिए, अगर आपको कहीं लगता है ना कि आपका कॉन्ट्रैक्ट वायलेट हो रहा है तो आपको डैमेजेस क्लेम करने चाहिए। डैमेजेस क्लेम करें, और जैसा जुडिशल सिस्टम है ना, अगर आप ख्वार होंगे ना तो ख्वार अगला बंदा भी होगा, राइट? और ये समटाइम्स करना पड़ता है। एंड रिसेंटली मैंने ये स्टांस ले लिया था कि भाई अब तो ये होगा। देन मेरे पास टीम लीड आ गया और उस टीम लीड ने जो है ना, पहले HR आया मेरे पास कि यार नहीं करते, जाने दें। HR की कोशिश यही होती है कि हाँ। यार मतलब सुकून से सारी चीज़ें हो जाए। बेचारा HR मासूम ही होता है ना, आप जो अक्सर कहते हैं, या वो यस चल रहा होता है। हाँ, पहले HR आया, मैंने कहा नहीं भाई ये तो होना है। देन फिर मेरे पास टीम लीड आ गया कि जाने दें कोई बात नहीं, तो ये जो है ना रहने देते हैं। सो मैंने फाइनली उसकी बात एग्री कर ली। अच्छा खासा आर्गूमेंट उसके साथ भी हुआ, लेकिन एग्री कर लिया। बिकॉज हमारे यहाँ जैसे आपने एक बात अभी ये भी रिसेंटली की ना कि भाई 50 से ऊपर जाके मसला होता है उस, बिकॉज आपकी कम्युनिकेशन नहीं रहती। सो व्हाट आई थिंक इज़ कि आपको अपने सक्सेसर्स ऐसे बनाने चाहिए, अपनी किचन कैबिनेट ऐसी बनानी चाहिए कि वो रेप्लिकेट कर रही हो नीचे। आपको निटी-ग्रिटीज़ जो है ना अपनी किचन कैबिनेट को बतानी चाहिए कि यार ये चीज़ है, इसको ऐसे नहीं ऐसे हैंडल करोगे तो बेटर कर लोगे। सो जब आप ये करते हैं ना, तो अगर आपने 50 तक पहुंचा दिया, 5 की आपकी किचन कैबिनेट है तो 250 तक आप आसानी से पहुंच गए। सिंपल इज़ दैट। ठीक है, अगर 250 नहीं तो 200 का मार्क तो मारेंगे ना। एक फेल हो गया, 4 ने सक्सेसफुल हो जाना है, राइट? सो अपने सक्सेसर्स अच्छे बनाएं, उनको सारी डिटेल्स बताएं। ये नहीं करें कि भाई अपने पास जो है ना कुछ इन्फॉर्मेशन हाइड कर लें कि अगर मैंने ये बता दी तो ये जो है ना मेरे हाथ से स्किप हो जाएगा। अलमास हैदर, वो मेरे ट्रेनर रहे हैं, स्पेल्स के CEO रहे हैं, राइट? उनके साथ डिस्कशन हुई NIC के अंदर। मैंने उनको कहा कि सर फ्यू क्वेश्चंस आई आस्क्ड, वन ऑफ देम वाज कि आई एम वेरी इंट्रोवर्ट और आई एम द CEO। तो उन्होंने कहा रिज़ाइन कर दो सीधा। मैंने कहा अच्छा, मैं कहा ये काम तो मुश्किल है। तो उन्होंने कहा देखो, योर जॉब इज़ टू सेल योर कंपनी, इफ़ यू आर अनएबल टू डू दैट यू डू नॉट हैव एनी राइट कि आप अपनी जगह पे रहें, आप किसी अच्छे CEO को ले आएँ। इट वॉज राइट। और उस दिन के बाद से मैंने अपने आप को चेंज करना शुरू कर दिया, इंट्रोवर्ट से एक्सट्रोवर्ट की तरफ जाना शुरू हो गया, राइट? देन मैंने उन्हें कहा भाई मेरे पास रिटेंशन नहीं है एम्प्लॉयज़ की। रिटेंशन हर एक का मसला है। उन्होंने कहा यार हमने ये मसला फेस किया था अराउंड 8-9 ईयर्स अगो, और हमारे साथ हुआ ये था कि लोग छोड़ के ना जॉब्स दुबई जा रहे थे। कहते वी डिड अ रिसर्च, और उसके अंदर हमने कहा अच्छा जो लोग जा रहे हैं उनको क्या पैकेज मिल रहा है। उनका कंपैरिजन किया हमने, और उस कंपैरिजन के अंदर हर डिटेल को हमने मेंशन किया कि वो वापस कितने पैसे भेज रहे हैं, रख कितने पैसे रहे हैं, एट दी एंड उनको क्या बच रहा है। हमने अपनी सैलरीज़ को इस लेवल पे ले आए कि अगर वो दुबई जाते भी हैं ना तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कहते हैं उसके बाद से अब तक जो है ना हमारे पास एम्प्लॉयज़ का रिटेंशन बेहतर हो गया। फाइनेंस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कंपनीज ट्रेनिंग के लिए रखती हैं ना एम्प्लॉयज़ को, सो कंपनीज़ भी उनको एक्सप्लॉइट करती हैं, जो नहीं करना चाहिए। कंपनीज़ को एम्प्लॉयज़ को एक्सप्लॉइट नहीं करना चाहिए और इस तरफ नहीं जाना चाहिए। एम्प्लॉयज़ कॉन्ट्रैक्ट्स की वायलेशन करते हैं जो कि उनको नहीं करनी चाहिए। अपने कॉन्ट्रैक्ट्स साइन करते हुए आप उसको डिटेल से पढ़ें। आपको कोई भी मसला है आप उसको डिटेल से पढ़ें, और देन आप उसको जो है ना, अगर आपने कुछ डिफरेंस है आपका तो आप उनसे बात करें कि भाई इस बात से मैं एग्री नहीं करता।
वंस आपने साइन कर लिया तो फिर उसके बाद आपके लिए जो है ना ये नहीं होना चाहिए कि अच्छा अब मैं इसको किस तरीके से ब्रेक करूं। सो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, राइट। और अगर कॉन्ट्रैक्ट वायलेशन होती है एम्प्लॉयज़ की साइड से या एम्प्लॉयर की साइड से, सो इसको आपको बड़ा सीरियसली लेना चाहिए। ये एम्प्लॉयर्स की साइड में भी है। अगर आपको कहीं लग रहा है आपका जो है ना कॉन्ट्रैक्ट वायलेट हो रहा है तो आपको उसको टेकअप करना चाहिए और अपनी पॉलिसीज़ को जो है ना इम्प्लीमेंट कराना चाहिए। द प्रॉब्लम विद HRs इज़ कि भाई आप पॉलिसीज़ लाने का तो आपको बड़ा शौक़ है, उसके बाद जहाँ इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है ना तो फिर वहाँ पे वो कहते हैं अच्छा यार इसको अगर निकाल दिया इस पॉलिसी के अगेंस्ट तो फिर नया बंदा भी लाना पड़ेगा। सो ये भी एक प्रॉब्लम। असल में इसमें अली पता क्या है, दो इम्प्लीमेंटेशन में ना टॉप लेवल मैनेजमेंट और HR दोनों का काम है, खाली HR नहीं कर रहा होता, क्योंकि ड्राइव तो पीछे से CEO कर रहा होता है ना, तो इसमें दोनों का रोल आ रहा होता है। लेकिन ये उस टाइम हम ये सोच रहे होते हैं कि यार अगर हमने इसको टर्मिनेट कर दिया या इस पर कोई स्ट्रिक्ट एक्शन ले लिया तो CEO कहेगा 2 दिन के अंदर बंदा करो या 3 दिन के अंदर बंदा लेके आओ। तो उसके लिए जो अच्छे HRs होते हैं वो ऑलरेडी पहले अपना होमवर्क करके रखते हैं और बैकअप प्लान अपना बना के रखते हैं। अक्सर आपने देखा होगा, मैंने तो अपनी इस पूरे HR के करियर में ना आई एम वर्किंग एज ए CEO ऑफ टेक टाइटन्स, तो मैंने ये देखा है कि जब भी कोई इंटरव्यू होता है क्लाइंट से, जब हम इंटरव्यू करवाते हैं तो हम 3 बैकअप ज़रूर रखते हैं। हम एक नंबर 1 यार अगर ये आएगा तो ठीक है, दूसरा अगर ये ना आया तो ये दूसरा वाला होगा, दूसरा वाला ना हो तो ये तीसरा वाला होगा। फिर उनके साथ हम राब्ते में भी रहते हैं। इसी तरह जब आप इस तरह सक्सेशन प्लानिंग करते हैं या जब आप इस तरह की चीज़ें करते हैं तो आप सक्सेसर ज़रूर तैयार करें HR वाले। इसमें मुश्किल होता है, आसान नहीं होता, पर्टिकुलरली अगर हम कौन बंदा चाहेगा ये कि उसका सक्सेसर तैयार हो। नीचे एम्प्लॉयज़ तो बड़ा मुश्किल है, डिफ़िकल्ट है। उसकी रीज़न ये है कि उनके जहन में ये लगता है कि यार ये मेरी जगह ले लेगा, हालांकि ऐसा नहीं होता। होता ये है कि उसकी जगह लेके उसके लिए ऊपर जगह बना रहा होता है। अनफॉर्चुनेटली सक्सेशन प्लानिंग को या बाकी चीज़ों को हमने बहुत नेगेटिव ले लिया है, क्योंकि हमारे जहन में ये डाला जाता है कि नया बंदा आ रहा है ना तो ये तुम्हारी जगह ले लेगा। तो आई यूज्ड टू से अपनी जगह छोड़ोगे तो तुम्हारी तो ऊपर जाके बैठोगे, मैं ना अगर अपनी जगह के साथ चिपक के बैठ जाओगे ना तो ऊपर नहीं जाओगे। मैं ना आपको एक अपने लाइफ का मंत्र बताता हूँ। मैंने जो लाइफ में ग्रो किया है ना, मैंने हमेशा अपने जूनियर जो है ना वो बेहतरीन हायर किए हैं। उसकी रीज़न है मुझे कोई काम ही नहीं करना पड़ता, सारे काम हो गए। ये तो ना वैसे HRs के बारे में नॉर्मल भी है। HRs करते ही हैं HR बहुत कुछ करते हैं यार। HR इज़ प्लेइंग एन इम्पॉर्टेंट रोल। उसकी रीज़न ये है कि वो गैप जो आ जाता है ना बीच पे एम्प्लॉय और एम्प्लॉयज़ के दरमियान, उस गैप को ख़त्म करते हैं। आप कभी देखें ना, बड़ी ही मासूमाना सी उनकी बेचारों की स्माइल होती है, इधर से CEO की तरफ सुन रहे होते हैं, उधर से एम्प्लॉयज़ के पास जाते हैं तो एम्प्लॉयज़ कहते हैं आप तो हमारे सुनते ही नहीं हैं, आप तो हमेशा CEO की बात करते हैं। CEO के पास जाए तो CEO कहते हैं तुम तो हमेशा एम्प्लॉयज़ की साइड लेते हो यार, हमारे पास नहीं आते। तो बेचारा कहीं ना कहीं बीच में चल रहा होता है, तो वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। लेकिन आपको, मेरा ख्याल है अच्छा HR वो होता है जो बिजनेस एक्यूमेन, यानी जिसको बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग। अल्टीमेटली यू वर्किंग फॉर द बिजनेस, जो बिजनेस है आपकी इंडस्ट्री का। अगर आप समझेंगे ना कि आपका जैसे ये प्रोजेक्ट बेस्ड कंपनी है, तो आपको समझ आना चाहिए कि यार प्रोजेक्ट बेस्ड कंपनी क्या करती है। फिर उसको समझ आ जाएगी यार नीचे जो जितने लोग काम कर रहे हैं वो एक्चुअल काम क्या कर रहे हैं। हमारे यहाँ ये थोड़ा सा डायलेमा है कि वो बिजनेस एक्यूमेन की कहीं कमी होती है, लोगों को समझ नहीं आ रहा होता कि क्या करना होता है। फिर एक चीज़ और वो ये हो रही होती है कि फायर फाइटिंग, जो चीज़ आ गई उसको कर दो। प्रोएक्टिव अप्रोच इज़ इम्पॉर्टेंट कि यार आने से पहले ही कर दो। लेकिन कुछ इदारों में, जैसे मैं एज ए कंसल्टेंट काम करता हूँ, तो लोग वेट करते हैं कि हमें इंस्ट्रक्शन मिलेगी तो हम काम करेंगे। कुछ इदारों में लोग कहते हैं हम पहले ही काम कर लें तो हमें मतलब बेहतर मिलेगी। इसमें टॉप लेवल मैनेजमेंट जो होती है ना, उसका भी स्टाइल होता है। कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं यार कि हम काम देंगे तो ये काम करेगा। कुछ लोग कहते हैं यार वंडरफुल जॉब, तुमने तो मेरे काम देने से पहले ही ये कर लिया। इट्स डिफरेंट स्टाइल। वेल आई थिंक दैट बोथ आर डूइंग गुड। और मेरा ख्याल है कि नहीं पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं, क्योंकि मेरे तो यहाँ पे काफ़ी मार्केट में मार्केट में काफ़ी लोग हैं जो कि माशाल्लाह मेल और फीमेल्स दोनों ही काम कर रहे हैं, तो मुझे लगता है दे आर डूइंग गुड। बट पर्टिकुलरली अगर आप बात करें, अगर हम HR ऑपरेशंस की बात करें, ग्रीवेंस हैंडलिंग की बात करें, तो मुझे लगता है कि मेल उस पर ज़्यादा बेहतर है। अगर हम टेक्निकल रिक्रूटमेंट की बात करें तो फीमेल्स मुझे लगता है कि उसमें बेहतर तरीके से कर सकती, क्योंकि उनके अंग्रेज़ी मेल्स की निस्बत ज़रा
अच्छी होती है। और जब भी आप किसी को फ़ोन करते हो और पर्टिकुलरली फीमेल्स का फ़ोन आ रहा होता है तो एक थोड़ा सा एक फैक्टर, फीमेल वाला फैक्टर चल रहा होता है। अगर आप ट्रेनिंग में बात करें तो ट्रेनिंग में मुझे लगता है कि फीमेल्स आर मच बेटर, वो एक अच्छा रोल प्ले कर रही होती हैं। लेकिन जब टफ सिचुएशन आ जाती है, फॉर एग्जांपल टर्मिनेशन हो गया, किसी को कोई वार्निंग लेटर देना है, तो बहुत सारे ऐसे एम्प्लॉयज़ हैं जो कि रूड हो जाते हैं, कुछ चीज़ें हो जाती हैं, तो उसमें जो मुझे लगता है कि मेल एम्प्लॉयज़ जो हैं वो ज़रा उस सिचुएशन को अच्छा हैंडल कर सकते हैं। तो इट्स अ कॉम्बिनेशन, मेल और फीमेल्स बोथ दे आर डूइंग गुड। तो इसका मतलब 2 HR हायर करने पड़ेंगे। हाँ, अगर आप ग्रो करना चाहते हैं तो आपको 2 से 3 HR की टीम जो है वो डेफिनेटली बनानी चाहिए। मतलब उस पर आपको मेल फीमेल्स दोनों रखनी चाहिए। फीमेल्स का फ़ायदा ये होता है कि आपका जो इन्वायरमेंट और जो कल्चर है ना वो बेहतर हो जाता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एक इदारे में हमने ऐसे ही किया, वो स्टार्टअप था 13 लोगों का। तो वो सेठ साहब ने ऐसे ही बुलाया मुझे एक दिन, कहते यार हसन भाई कल्चर नहीं ठीक हो रहा, और देखे ना हमने इतने पैसे भी लगा रही हैं, लोग चप्पल पहन के आते हैं, मतलब सैंडल्स और ये वो, शलवार कमीज याद आ गई मुझे। हाँ, कहते शलवार कमीज पहन के आते हैं, तो इस तरह की चीज़ें चल रही हैं, तो ये देखे ना ये तो बड़ा वो है। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा आपके इदारे में कोई फीमेल्स वगैरह काम करती हैं, मतलब मेल फीमेल्स हैं? फिर उन्होंने कहा मेल्स तो हैं लेकिन फीमेल्स जो है ना वो हमारे इदारे में काम नहीं करती। तो मैंने कहा ऐसा करते हैं कि हम 2-3 मतलब फीमेल्स जो हैं उनको ऑनबोर्ड करते हैं, उनकी ट्रेनिंग्स कराते हैं और फिर हम देखते हैं। तो फीमेल को जब हमने ऑनबोर्ड किया तो डेफिनेटली एक इन्वायरमेंट चेंज हुआ, कल्चर चेंज हुआ। फिर हमने वहाँ पे और ज़्यादा फीमेल्स मतलब वहाँ पे रखी, मेल्स भी हमने टीम, मतलब हमने देखिए ये जो इस टाइम जो एरा है ना वो है डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन का। तो हमने डाइवर्सिफाइड वर्कफोर्स जो है ना वो रखी, तो उससे डेफिनेटली इन्वायरमेंट बेहतर होता है, चीज़ें बेहतर होती हैं। तो इस पूरे सिनेरियो में यही हुआ कि जब वो फीमेल्स आई तो फिर डेफिनेटली लोगों ने फिर अपनी ड्रेसिंग भी बेहतर की, चीज़ें बेहतर की, इन्वायरमेंट भी अच्छा हुआ। हमारे यहाँ कॉन्जर्वेटिव बहुत इन्वायरमेंट है कि जी फीमेल नहीं रखनी, मेल वाले कहते हैं ये इस तरह से सीन है, ये वो, ऐसा नहीं है। अगर आपने ग्रो करना है तो आपको डाइवर्सिफाइड जो लोग हैं ना वो रखने पड़ेंगे, आपको कॉम्बिनेशन जो है ना वो बीच में लाना पड़ेगा। माजरा के साथ कुछ हमारे सॉफ्टवेयर हाउसेस अभी भी रिजिड हैं इस चीज़ों के ऊपर कि जी हमने रखना है, हमने फीमेल्स नहीं रखनी, मेल्स रखने हैं, फिर वो ग्रो नहीं कर सकते। क्योंकि देखें जो फीमेल्स हैं दे आर वेरी टैलेंटेड, सुपर टैलेंटेड, बहुत अच्छा काम कर रही हैं और अपनी कंट्रीब्यूशन जो है वो इस पूरे सेक्टर में प्ले कर रही हैं। बहुत सारी हायरिंग्स मैंने देखी, क्योंकि मैं टेक्निकल रिक्रूटर भी हूँ और HR में भी मैं देखता हूँ, तो बहुत सारी हायरिंग्स हमारे बेचारे मेल्स नहीं कर सके, तो उन्होंने ढूंढ के, क्योंकि मैंने आपको बताया कि उनकी जो स्किल्स हैं वो कंपैरेटिवली कुछ बेहतर होती हैं मेल से। मतलब फॉर एग्जांपल अंग्रेज़ी उनकी अच्छी है और अगर वो जिस तरह कैंडिडेट्स को अप्रोच करती हैं, फॉलोअप्स उनके बड़े अच्छे होते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर इस तरह आप कॉम्बिनेशन बनाएं तो फिर आप अच्छी तरह ग्रो कर सकते हैं। बेसिकली प्रोसेस को अच्छा फॉलो करते, राइट। और आई यूज्ड टू से कि फीमेल्स के होने से फ्लोर के ऊपर एक डिफरेंट एनर्जी होती है और वो एनर्जी आपकी कंपनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, राइट। बट क्या करें यार, हमारा भी मेल HR ऑल्दो इससे बहुत लोगों को शदीद इख्तलाफ है और वो उसे बहुत कुछ कहते हैं। नहीं, आपका मेल HR बहुत अच्छा है, बेचारा अच्छा काम कर रहा है और अच्छी तरह लगता है, लेकिन डेफिनेटली आप जब और ग्रो करेंगे तो भाई टीम भी बढ़ जाएगी आपकी। चलो हाँ, मैं ये चप्पल वाली स्टोरी सुनाता हूँ। हम चले गए PF फैल्कन कॉम्प्लेक्स, ठीक है, वहाँ चले गए, हमारा इफ्तार डिनर था। अब इफ्तार डिनर के ऊपर जाहिर सी बात है हम ऑन द टाइम पे पहुँचे, तो वो बेचारे कुछ कर नहीं सके। उन्होंने जो है ना डिनर वगैरह हमें करने दिया। डिनर करने के बाद उन्होंने कहा आपका हेड कौन है? सब ने जो है ना इशारा मेरी तरफ कर दिया कि भाई ये। उन्होंने मुझे बुला लिया, मुझे बुलाया, मैंने कहा यार पता नहीं क्या मसला हुआ, पेमेंट तो कर दी। तो गए तो वो कहते हैं सर आपको पता है ये आपका ही क्लब है और हमारा ड्रेस कोड है, आपने ड्रेस कोड फॉलो नहीं किया, आपके लड़के जो है चप्पल पहन के आए। मैंने देखा उनकी तरफ, सारे लाइन में खड़े थे, मैंने देखा वाकई 3-4 चप्पल पहन गया। अब मैं उधर कुछ भी ना बोलूं कि अब क्या कहें भाई, पहन के आ गए। और सामने जो है ना ड्रेस कोड का, जहाँ पे खड़े थे ना हम, वहाँ पे पिक्चर्स वगैरह बना रहे थे, उसके बिल्कुल सामने ड्रेस कोड का फ्लेक्स लगा हुआ था। राइट, बंदा ये भी नहीं कह सकता हमें पता नहीं, सामने लिखा। सो अब मैंने देखा, अब जो मैंने सुनना था वहाँ से सुन लिया। उसके बाद मैं उनके पास गया, मैंने कहा ये देखो खुदा का खौफ करो। किसी जगह जाके ऐसे नहीं किया करो कि जो है ना, मतलब आप जा रहे हो तो एटलीस्ट आपको एक इसमें ना इस पूरे सिनेरियो में मेरा ख्याल ये होना चाहिए कि HR वाले को ये चाहिए कि वो एक ईमेल कर देते
और उनको बता देते कि यार अफोर्स क्लब है या फैल्कन क्लब है, उनके ये रूल्स एंड रेगुलेशन है और आपने अपना ड्रेस कोड इस तरह से पहनना है, वो अमल ना करते नहीं करते, लेकिन जो भी है वो आप एक दफ़ा ही हो जाता है। और एग्रीड ऐसा है, हमारे यहाँ बहुत सारे वो हैं असल में ना। देखिए मैंने बड़ी एनवायरनमेंट होने के नुकसान जी, मैंने बहुत हायरिंग की है और मैंने फ़ैशन रिटेल ब्रांड्स में भी बड़े बड़े जो फीमेल्स के ब्रांड वहाँ पर भी की, और हमने फ़ैशन डिज़ाइनर्स भी रखे हैं। अली भाई जो फ़ैशन डिज़ाइनर्स हैं ना, वो अगर उनके आप देख लें ना, मतलब ड्रेसिंग देखें तो आप कहेंगे यार ये क्या है, तो उनके लिए उस टाइम मायने नहीं रखती। हमारे डेवलपर्स के लिए उस तरह से वो मायने नहीं रखती है, वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं क्योंकि टेक्निकल स्किल्स हैं। लेकिन येस, ऑफिस की जब आप एटिकेट्स की बात करते हैं, इन्वायरमेंट की बात करते हैं, तो कम अज़ कम आप, मैं ये नहीं कहता जैसे आपने भी टी शर्ट पहनी है मैंने भी, और हम इंटरव्यू कर रहे हैं, इट्स अ कैजुअल थिंग। तो मैं यूज़ टू, मैं अपने जितने भी बड़े बड़े इंटरव्यूज़ करता हूँ, जितने भी सारे चाहे में जाते हो, मैं टी शर्ट ही पहनता हूँ, तो आई एम फीलिंग कंफर्टेबल विद दैट। तो कंफर्टेबल आप ज़रूर पहने, लेकिन अगर आप चप्पल पहनेंगे, इस तरह की चीज़ें करेंगे, नमाज के टाइम जब वक्त हो तो आप उस टाइम पहन लें, इवन आप लंच पे कर लें। लेकिन अगर आप उस तरह से बेहतर आप समझते हैं कि यार नहीं आपको शूज़ पहनने हैं, ये कोई भी बंदा बाहर से आ सकता है और आके वो सबसे पहले देखेगा आपके डेवलपर्स को, आपके सिक्योरिटी गार्ड को, आपकी रिसेप्शनिस्ट को, तो वहाँ से वो अंदाज़ा लगा लेगा कि क्या है, क्योंकि उसको तो नहीं पता ना बाहर से आने वाले को कि यार ये तो सॉफ्टवेयर हाउस है, मतलब यहाँ पे कैजुअल चीज़ें चल रही होती हैं, ये हो रहा होता है, तो वो तो एक आपका इमेज बनाएगा। तो कोशिश करें कि अगर आप इस तरह इसको आप इम्प्रूव कर सकते हैं बेहतर है। अदरवाइज़ मेरा नहीं ख्याल कि आप टाई लगा के बैठ जाएँ या पी के जी मैंने कोई पफ शफ बनाया हुआ है और इस तरह बैठ जाएँ। इन्वायरमेंट सुकून वाला है, ईजी है, आप वैसे ही काम करें। आपको बस जगह देखनी चाहिए कि आप किस जगह हैं, उसके अकॉर्डिंगली। जैसे अभी फीमेल्स के फ्लोर पे होने के मुतालिक मैं हमेशा कहता हूँ, जब तक फीमेल्स फ्लोर के ऊपर हैं तमीज़ से बैठो, उसके बाद जब नहीं है ना, जो मर्ज़ी कर लो तुम, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। जब हैं तो तुम अच्छे से बैठो, प्रॉपरली बैठो, और कोई जो है ना इस तरह की चीज़ नहीं होनी चाहिए। और यही चीज़ जो है जिसके बारे में मैं कहता हूँ ना कि फ़ीमेल्स के फ्लोर पे होने से एक एनर्जी होती है, आपकी चीज़ें सिस्टमेटिक हो जाती, राइट। ओके हसन भाई, आई थिंक हमने काफ़ी ज़्यादा ड्रैग कर लिया, ठीक है। फाइनल वर्ड्स फॉर द पीपल और स्पेशली ऑन द एथिक्स साइड, कि क्या आप लेसन्स देना चाहते हैं लोगों को कि भाई प्रोफेशनल एथिक्स खुदा का वास्ता फॉलो कर लो, राइट। मेरा ख्याल ये है कि देखें, जब आप प्रोफेशनल एथिक्स की बात करते हैं तो मैं ये कहूँगा कि 2-3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक दूसरे को रिस्पेक्ट दें, और इज़्ज़त देने से इज़्ज़त बढ़ती है। और ये ना सोचें कि यार अगर मैं ऐसे लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहा तो दूसरे लोग आगे बढ़ पा रहे हैं, तो क्या रीज़न है। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली जब हम एथिक्स की या बाकी सारी चीज़ों की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं दूसरे को गंदा करके ना हम ऊपर जा सकते हैं, हालांकि ये उलट है। ऊपर जो अल्लाह ताला बैठा हुआ है, ऐसे तो कभी नहीं चाहेगा कि आप उसके महलूक को गंदा करें और आप आगे बढ़ जाएं, ऐसा नहीं हो सकता। तो जब कोई बंदा ग्रो कर रहा हो लाइफ में, उसके लिए दुआ करें और अपने लिए भी दुआ करें कि यार ठीक है, ये ज़बरदस्त है, बेहतरीन है, अल्लाह ताला इसको भी कामयाब करे, अल्लाह ताला हमें भी कामयाब करे, अल्लाह ताला सबको कामयाब करें। और जब हम एथिक्स की बात करते हैं, हमें समझते हैं कि ये क्या है, और ये खाली बातें नहीं है, इन पे इम्प्लीमेंटेशन भी करें। मैं तो कहता हूँ कि एक कोई बड़ा सा जुमला लिख के ना वर्क एथिक्स से रिलेटेड, उसको अपने कमरे में लगा लें। अली ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब आप कोई चीज़ अपने करीब नज़रों के सामने लगा लेते हैं ना, तो आपकी ना वो आदत खाना पार्ट बनना शुरू हो जाता है। मैं एग्जांपल दूंगा आपको, मोबाइल। आप मोबाइल को अपने सामने रखें, टेबल के सामने पड़ा होता है, कितनी दफ़ा हम उसको यूज़ करते हैं क्योंकि वो हमारे सामने नज़दीक है। तो वर्क एथिक्स को भी जब आप इस तरह की चीज़ें करें, उसकी कोई प्रैक्टिस, कोई वीडियोस देखें, लेक्चर सुने, पता नहीं मैं तो शायद कंट्रीब्यूट उस तरह से कर पाया हूँ कि नहीं कर पाया, और बड़े ज़बरदस्त लोग बैठे हुए हैं, आप उनको जो है सुन सकते हैं, उनको बेहतर तरीके से आप फॉलो कर सकते हैं। तो मुझे ये लगता ये है कि जब आप इन चीज़ों की तरफ जाएंगे, इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाएंगे, और फिर जब आप उसके ऊपर उसकी रोज़ प्रैक्टिस करेंगे तो बेहतरीन तरीके से आप उसको इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। डन। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सारी की सारी काम की बातें थी, जो जो आपको अच्छी लगें उनको ज़रूर अपने कंपनीज़ के अंदर इम्प्लीमेंट करें, और वी आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द नेक्स्ट एपिसोड।